नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। पॉलिटी का ही सेशन रहेगा आपका और आप बताते चलें कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो आज शुरुआत होगा आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने वादा किया था कि टारगेट है 31 दिसंबर का, तो वो 31 दिसंबर से पहले ही कंप्लीट होगा, आप चिंता ना करें। सो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। सो द टॉपिक स्टार्ट्स विद द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। थोड़ा सा आप समझिए इस बात को कि जब भी इलेक्शन डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घोषित करता है तो आप एक स्थिति जरूर देखते होंगे कि जो भी गवर्नमेंट है वो नए नए स्कीम्स नहीं लॉन्च कर सकती, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं दे सकती। उसके साथ साथ जो अन्य पार्टीज हैं जो कैंडिडेटशिप के लिए लड़ रहे हैं, इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, वो भी कोई पैसे वैसे डोनेशन नहीं कर सकते, जनता को फ्रीबीज नहीं बांट सकते। तो ये सब जो रेगुलेशंस लाया जाता है, इसके पीछे जो एक्चुअल गाइडलाइंस परफॉर्म करती है, वर्क करती है, वही है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन। नेसेसिटी क्यों है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की? नहीं तो कोई जो पार्टी है, खासकर जो पार्टी इन पावर, वो एक्स्ट्रा एज ले सकती है, वोटर के बिहेवियर को पैसे देकर, फ्रीबीज देकर प्रभावित कर सकती है। तो हाउ वी कैन से दैट इट इज फेयर एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टी? सवाल खड़े हो जाएंगे ना, इसलिए ये जरूरी है। हालांकि इसके अपने कुछ लिमिटेशन से कमियां हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें एमसीसी के इवोल्यूशन की, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, तो शुरुआत में खासकर 1960 में केरला के असेंबली इलेक्शन में कुछ गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने पेश की थी जिसको पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फॉलो करना था। जब ये देखा गया कि इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं तो 1962 में नेशनल लेवल पर इसको रिप्रेजेंट करवाने का प्रयास किया गया। वहां पर भी सफल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस हुआ गाइडलाइंस में। तो 1991 में आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर से गाइडलाइंस इश्यू कर दी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए फॉर पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट। देन 1993 रिवाइज्ड गाइडलाइंस। उसके बाद 2013 में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया कि ये जो वोटिंग की जाती है ईवीएम में, तो उसमें नोटा का भी ऑप्शन दिया जाए, नॉट ऑफ द एबव। मतलब कोई भी कैंडिडेट हमें पसंद नहीं आया है तो हम नोटा को क्लिक कर सकते हैं। इसके बारे में तो मैंने बताया ही है आपको पहले के लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद 2019 में आप देखिए फिर से नए गाइडलाइंस। उसके बाद 2024 के जो चुनाव हुए उसमें भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इन्फोर्समेंट हमें देखा गया। ये पूरा इवोल्यूशन मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। मतलब अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता भी है तो भले ही इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर गाइडलाइंस या फिर उसको स्पीच देने से रोका जा सकता है, कुछ दिन तक बैन किया जा सकता है फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सब तो ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनको ले जाकर उनको सजा नहीं दिलाई जा सकती। यही दिक्कत है, लैक्स द लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। दूसरा है चैलेंज ऑफ द डिजिटल एज, यानी कि आज के समय में सोशल मीडिया हो गया, डीप फेक हो गया, एआई क्रिएटेड वीडियोज हो गई या फिर फेक न्यूज हो गया, इतनी तेजी से फैलता है कि उसको कंट्रोल किया जाना मुश्किल ही है, ठीक है। और उतनी ज्यादा कैपेसिटी भी अभी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है कि वो इनफोर्सिबिलिटी को रेगुलेट करवा सके इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये दूसरा चैलेंज है। देन वी हैव द लैक ऑफ क्लैरिटी कि एक्चुअल में मॉडल ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है
और क्या क्या इंसेंटिव्स या फिर बेनिफिट्स को एग्जीक्यूट करने से रोका जा सकता है व्हेन द इलेक्शन डेट इज डिक्लेयर्ड। देन वी हैव द टाइम बाउंड इफेक्टिवनेस, मतलब आप समझिए कि इसको अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी दे भी दिया जाए तो इसका बड़ा चैलेंज क्या होगा कि उस कैंडिडेट का लेट से कोर्ट में केस चला, भाई केस चला, ट्रायल होगा, फिर डिसीजन आएगा कि वो सही था या गलत था, उस पर सजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इतना लंबा समय तक इलेक्शन थोड़ी ना चलेगा। तो ऐसे में लेट से कि जितने भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए, 50 कैंडिडेट्स ने भी इस प्रकार की भाषण यूज किया या फिर कुछ फ्रीबीज की बात हुई, तो ऐसे में वो कोर्ट कचहरी का मामला चला जाएगा। जबकि जो इलेक्शन कंडक्ट होता है और कंप्लीट होता है लगभग आपका 1 से 1.5 महीने में, खासकर लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, तो उतने में समाप्त हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ओके, and there is limited scope, like it only covers the conduct of political party and the candidates during the election। बाकी अन्य समय में जब इलेक्शन डेट नहीं घोषित होता है या इलेक्शन शेड्यूल नहीं होता है तब भी तो ये स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जनता पर जो इफेक्ट होता है इन सब बातों का वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा होता है। तो बार बार एक ही चीज अगर हम बोलते जा रहे हैं सालों दर साल से, 2 साल 3 साल से, तो वो माइंड पर बैठ जाएगा ना, और वही उसके बिहेवियर में, सोचने की क्षमता में विकसित हो जाएगी। देन वी हैव वेरियस लूपहोल्स, लाइक the code does not prohibit the use of religion or caste in the election campaigns that can lead to communal and divisive politics। कभी कभी क्या होता है, इलेक्शन कमीशन रोकने का भी प्रयास करता है, लेकिन इन सब के जो भाषा होते हैं ना वो वैसे तो ट्विंच कर दिए जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन उसको एक प्रकार से गलत मान ही ना सके, इस तरीके का भी पैटर्न अपनाया जाता है। उसके बाद देखिए लैक ऑफ इफेक्टिव प्रोविजंस टू कंट्रोल द सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। बहुत बार ये होता है ना, जो पार्टी इन पावर है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि भाई सरकार में है, तो वो स्कीम्स के नाम पर ही फ्रीबीज को लॉन्च कर दे, फिर ये बोलेगा भाई हम तो देश के विकास के लिए स्कीम्स ला रहे हैं और ये तो जरूरी है। बहुत सारी बातें हो सकती है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये सब है चैलेंज, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एक अन्य मुद्दे पर जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहता है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट को लीगली इन्फोर्सेबल करवा देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने रिकमेंड किया कि अगर हम लीगली इन्फोर्सेबल करवाते हैं और इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस में डाल देते हैं तो इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी कि भाई जो भी कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टी बात करेगा या भाषण देगा तो सोच समझ कर देगा। उसके बाद इससे डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, देन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द मिसयूज और ओवर यूज ऑफ द पावर बाय द पॉलिटिकल पार्टी। बट इसके चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्शन जो है शॉर्ट टर्म में कंप्लीट होना चाहिए, और अगर इन पर केस सब दायर होते हैं, फाइल होते हैं, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अब जो पिछले लोकसभा सेशन में प्राइम मिनिस्टर थे अब वो अगले सेशन में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसी बात यूज किया जिससे एक पार्टिकुलर कम्युनिटी आहित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, तो उन पर लेट से कि केस दायर हुआ। अब वो भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब में जाएगा, अपील होगा, बहुत सारी इफ एंड बट्स हैं, तो टाइम चला जाएगा ना, तो इसका भी एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। देन वी हैव द अदर पॉजिटिव्स लाइक कंसिस्टेंसी इंश्योर होगी और क्लैरिटी भी आएगी, क्योंकि अगर लीगल इन्फोर्सेबल होता है तो वायलेशन ऑफ कोड के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजंस आ सकते हैं, क्या क्या चीज वायलेशन कंसिडर किया जा सकता है, वो सब भी डिफाइंड होगा। तो कुछ पॉजिटिव्स हमने बात कर ली, तो अब बात करते हैं कि आगे क्या हो, क्योंकि चैलेंजेस हमने बात किया ना, कुछ पॉजिटिव्स हमने बात किया कि अगर लीगली इन्फोर्सेबल करवाते हैं तब क्या, अब क्या है कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड। और जब भी आप आंसर्स लिखते हैं तो ये जरूर ध्यान देंगे कि
प्रॉज, कॉन्स एंड वे फॉरवर्ड। वो फॉरवर्ड में आप क्या करेंगे कि सजेशन देंगे कि आगे क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। खासकर कोई भी क्वेश्चन जो किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर, किसी इश्यू पर बात करता हो तो। अब ज्योग्राफी में भाई वे फॉरवर्ड में तो उनसे रिलेटेड पॉइंट्स ही आप लिखेंगे ना, आगे उसके लिए क्या किया जा सकता है, सोशल इश्यू को तो वहां पर नहीं घुसा देंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही आंसर को कंक्लूड करना होता है। तो बाकी यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंथनिंग द पेनाल्टी, ये हो सकता है कि जो भी कैंडिडेट्स इस प्रकार की गलत अफवाह फैलाते हैं, फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, तो पेनल्टी बढ़ा दिया जाए और उसकी इन्फोर्सेबिलिटी को भी इंश्योर किया जाए। और टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक्शन भी लिया है। लाइक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्क्वालिफाइड ए कैंडिडेट फॉर 3 years फॉर वायलेटिंग द कोड बाय सीकिंग वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर वोट्स मांगा जा रहा था। ओके, उसके बाद क्या है, इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग, ये तो बात है ही। अब इसमें आप टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक ड्रोन हो गया, रियल टाइम सीसीटीवी कैमरा जहां पर वोटिंग हो रही है, तो इससे ये भी पता चलेगा कि भाई कौन जो है वोट को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर कहीं पर भी रैली हो तो इलेक्शन कमीशन को पता हो और वो भी अपनी मॉनिटरिंग टीम या मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी इनेबल कर सके to get the real character of the candidate. Then addressing the various loopholes like banning on the use of religion or caste in the election campaign, नहीं तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन, ये सबसे बढ़िया तरीका है लेकिन सबसे मुश्किल है भैया। ये जो अवेयरनेस करने की बात होती है ना जनता को, ये बड़ा मुश्किल काम है। हम बोल देंगे, समझा देंगे कि भाई नेता के बहकावे में मत आना, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो डीप परसेप्शन मौजूद है, डीप जो उनके व्यू पॉइंट्स मौजूद हैं पार्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर, या फिर वो क्या सोचते हैं, या फिर उनका आकर्षण किस धर्म से है, तो ऐसे में चेंज कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए हम इसको सिर्फ कम अवेयरनेस कैंपेन नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूस अवेयरनेस कैंपेन हम कहेंगे, तब जाके वोटर्स एजुकेट भी होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को भी अवेयर करने की जरूरत है कि वो धर्म और जाति के नाम पर खेल ना खेले। ओके, उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन अवेयरनेस भी क्रिएट करता है, लाइक स्वीप प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड देयर शुड बी क्लियर ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस फॉर द मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये मैंने शुरुआत में ही डिस्कस किया। उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये भी मैंने डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़ा सा आपको आंसर देना है सोचकर कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। पॉज करिए वीडियो को, कुछ चैलेंज जो मैंने बताया है उसके बारे में भी सोचिए और पॉइंट्स में लिखिए। अगर अभी हम आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आंसर करना चाहिए। अरे 2-3 पॉइंट ही याद आएगा तो उसी को लिख देंगे ना। कुछ सजेशंस जो मैंने बताए हैं, टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसके बारे में सोचिए, लिंकेज करना सीखिए। ओके, तो ये मैंने पूरा डिस्कस किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरा जो बैकग्राउंड है ना कि क्या क्या डिस्कस करना है वो भी लिख रखा है। तो उस अनुसार से क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंज क्या है, वीकनेस क्या है, मैंने डिस्कस कर लिया। क्या रिफॉर्म्स किया जा सकता है, तो ये सब हमने डिस्कस किया। देन वी हैव द इवोल्यूशन कि कैसे हुआ है, और चैलेंज क्या है, वे फॉरवर्ड, ये पूरा मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड इश्यू, दैट इज इलेक्शन फंडिंग। अब इसको भी समझते हैं। जब भी चुनाव आता है तब आप देखते होंगे कि खूब प्रचार प्रसार होता है, रैली पे रैली होती है, माइक बाजा डीजे बजना शुरू हो जाता है, होर्डिंग्स लगती है, बड़े बड़े रोड के जो पिलर्स होते हैं वहां पर, मेट्रो में आप देखेंगे होर्डिंग्स लगी रहती हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है कि हमारी सरकार ने ये किया, या फिर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है पास्ट में, कोई कमियां दिखाता है सरकार की, कोई सरकार की तारीफ करता है।
तो भाई इसके लिए पैसे की जरूरत होती है ना, वो तो छोड़िए, साथ के साथ बीच बीच में जो फ्रीबीज दिए जाते हैं जनता को वोट आकर्षण करने के लिए, 500 100, कभी टीवी मुफ्त ले लो योजना, फ्रिज मुफ्त ले लो योजना, ये सब जो चलाए जाते हैं कहीं कहीं पर, तो एक्चुअल में पैसे कहाँ से आते हैं भाई? तो ये पैसे आते हैं फंडिंग से, फंड करता है। अब आप सोचेंगे कि फंडिंग कहाँ से आती है, तो एक्चुअली दो तरीके हैं। एक तो डोनेशन है, और डोनेशन में क्या है कि आप और हम जो भी पार्टी से लेट से इंक्लाइंड है, हालांकि स्टूडेंट्स या टीचर्स को कभी भी किसी पार्टी से इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, उनकी एक ही फिलॉसफी होनी चाहिए कि भाई काम कौन बढ़िया कर रहा है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द रोल दे कंट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी, उसके एनालिसिस के आधार पर हम ये डिसाइड करें कि किसे वोट देना है या ना देना है। क्योंकि पार्टी बायसनेस, दैट मीन्स यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड by the political party, and this is also not good for the bureaucracy, क्योंकि सरकार चेंज होती है, आप वहीं पर रहेंगे। ओके, तो एक तो डोनेशन हो गया, बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन ये डोनेट कर सकते हैं, और इसका नुकसान भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका पॉलिसी या प्रोग्राम से लेकर आया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आप देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था, ठीक है, तो इसके माध्यम से लीगल तरीके से पैसे मंगवाए जा रहे थे लोगों के तरफ से टू द पार्टीज। लेकिन ये भी आपको पता होगा कि इसकी खामियां थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा इट्स ए वे फॉर द करप्शन, इससे करप्शन ही प्रमोट होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं कि किसको कौन दे रहा है पैसा, कितना दे रहा है पैसा, है ना। इसलिए इसको हटाया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इसको हटाया गया। ओके, सो एक प्रश्न उठता है कि व्हाई रेगुलेशन ऑफ इलेक्टोरल फंडिंग इज नीडेड, क्यों जरूरत है? एक बार आप सोच कर देखिए, आपको नहीं लगता कि अगर इलेक्टोरल फंडिंग नहीं रेगुलेट की जाती है तो जो सरकार पावर में उसको एक्स्ट्रा एज मिलेगा, है ना। वो तो सरकार में भाई बहुत सारे पॉलिसी प्रोग्राम्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली के माध्यम से वो पैसे बटोर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि पैसा जिनके पास ज्यादा है वो खर्च भी ज्यादा करेंगे, आकर्षण भी लोगों का ज्यादा होगा। और दूसरी तरफ जो नई पार्टीज आ रही हैं या फिर जो अपोजिशन है, उनको तो इक्विटेबल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी ना। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? ओपेसिटी, किसको कितना पैसा मिल रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, पता ही नहीं है, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू करप्शन। और एक बात और मैं आपको बताता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से बाहर रखा गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी बिटवीन द पार्टी। सेम एग्जांपल, जो गवर्नमेंट पावर में है और बाकी जो पार्टीज हैं, एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी हो गई। उसके बाद इस रिलेटिंग कैंपेन एक्सपेंसेस, जो कैंपेन के लिए खर्च हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो पार्टी जो है और ज्यादा पैसा जुगाड़ करने का प्लान करती है, ठीक है। और जिसके कारण करप्शन सबको भी बढ़ावा मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे भी आरोप लगते हैं ना कि राज्यों में पेपर्स को बेच दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो भी मिनिस्टर्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं, वो सब आरोप लगता है। तो एक्चुअल में क्यों किया जाता है? पैसे इकट्ठे करने के लिए ना। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द लॉबिस्ट ऑन द पॉलिसी मेकिंग। तो जो आपका डोनेशंस करता है, अब भाई डोनेशंस करते हैं तो वो भी तो बीच में कुछ मांग करेंगे ना कि हमें भी कुछ बेनिफिट देना। तो आप देखेंगे कि पॉलिसी में कुछ इंसेंटिव दिया जा सकता है, टैक्स रिबेट दिया जा सकता है, किसी को ज्यादा टेंडर दिया जा सकता है। तो ये सब कुछ चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब आप ये ना समझे कि मैंने
इससे पढ़ाया है तो इससे क्यों नहीं पढ़ा है। एक्चुअल में आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, तो आप चिंता ना करें। और ये जो है ना आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा था और मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इसको रिजेक्ट किया जा चुका है। तो एक बार जब एक्ट या पॉलिसी रिव्यू रिजेक्ट हो जाती है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन उस पर पूछा जाए। बाकी आप देख ही सकते हैं ये जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इतना साल हो गया लेकिन इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, उसके डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को लेकर पूछा जा सकता है, लेकिन उस पार्टिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कितने सही थे कितना गलत था उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेंगे और वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर आप कमेंट करिए। चलिए अब कुछ रिकॉल हो जाए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। वाई बीच बीच में हम रिकॉल करते हैं ताकि जो सोचने की क्षमता है ना वो विकसित है। बार बार हम पैसिव लर्निंग करने लग जाते हैं, एक्टिव लर्निंग हमारा होता नहीं है, इसीलिए लास्ट मोमेंट में हमें कुछ चीजें याद रहती नहीं है क्योंकि हम पैसिव हैं, ठीक है। एक्टिव रहने से जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा एलोबरेट होती है, आप एक्सपेंड होते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हम अगर एक्टिव रिकॉलिंग कुछ आपको बताते हैं तो आप जरूर उसे प्रैक्टिस करें। ओके, सो व्हाट इज इलेक्टोरल फंडिंग याद करिए। उसके बाद व्हाई देयर इज ए नीड टू रेगुलेट द इलेक्टोरल फंडिंग एंड व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर कि जो इलेक्शन है फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और मनी का रोल वो कम हो, ठीक है। तो अभी तक तो हमने चैलेंज ही डिस्कस किया, रेगुलेशन क्यों जरूरी है वो भी डिस्कस किया। अब हम अगले मुद्दे पर आएंगे और जो अगला मुद्दा है वो है कि कैसे समाधान निकाला जाए फंडिंग को लेकर ताकि इक्विटेबिलिटी मेंटेन हो पार्टीज के बीच में। ओके, तो एक सजेशन दिया जाता है कि स्टेट फंडिंग करवा दिया जाए। अब ये स्टेट फंडिंग क्या होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक पॉलिसी लेकर आएगी और उस पॉलिसी के अंतर्गत ये होगा कि भाई जो भी फंडिंग या खर्च लगते हैं इलेक्शन के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन हो गया या फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, तो एक फंड होगा और उस फंड से सभी पार्टीज को पैसे जाएंगी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस टर्म या फिर उसके पहले के पहले टर्म भी हो सकते हैं, वो तो उस प्रोविजन में मेंशन होगा ना। तो जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं या फिर जो नेशनल पार्टी है उनको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, जो स्टेट पार्टी है उसको कम, जो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है बट अनरिकॉग्नाइज्ड है उसके लिए अलग प्रोविजन हो सकता है, ठीक है। बट इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी वाली इश्यू है ना वो खत्म हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि अभी क्या होता है कि पैसे कौन दे रहा है कितना दे रहा है कुछ भी नहीं पता होता है और पॉलिटिकल पार्टीज को तो आरटीआई के बाहर भी रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे में ये भी नहीं पता चल पाता कि पार्टीज खर्च कितना कर रही है। अब एक चीज ये भी देखी गई ना, जो जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगा उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, ओके। और आजकल तो सोशल मीडिया सबका जमाना भी आ गया है, तो वो भी यूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा फॉर सोशल इंजीनियरिंग, फॉर अट्रैक्टिंग द पीपल्स, ओके। बाकी अन्य क्या कारण है सो दैट वी नीड द स्टेट फंडिंग, तो एक तो है पोटेंशियल फॉर करप्शन, पॉलिसी कैप्चर मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई जो फंड दे रहा है वो उस उम्मीद में होगा कि हमारे लिए भी कुछ इंसेंटिव सरकार लेकर आए। देन अनइक्वल प्लेइंग फील्ड, वही हो गया पार्टी इन पावर वर्सेस पार्टी नॉट इन पावर, तो किसको एज मिल जाएगा आप बात जानते हैं। देन ब्लैक मनी एंड इलिसिट फंडिंग दैट इज सिमिलर टू द करप्शन। फिर देखिए फ्रिवलेस स्पेंडिंग,
यानी कि अगर स्पेंडिंग लिमिट नहीं है कि भाई कितना खर्च करना है, तो कुछ भी खर्च किया जा सकता है और पैसे कहीं से कहीं जुगाड़ करने का प्रयास किया जाएगा, इनडायरेक्टली दैट प्रमोट द करप्शन। और उसका कोई मॉनिटरिंग करने वाला कोई बॉडी भी नहीं है। एक बात ये है कि चलो कैंडिडेट पर तो हमने एक्सपेंडिचर लिमिट लगा रखा है कि कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट के बियॉन्ड एक्सपेंड नहीं करना है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पर कोई लिमिट नहीं है, वो जितना खर्च करना चाहे कर सकती है। तो आपको नहीं लगता कि इस पर लगाम लगनी चाहिए? तो इसीलिए स्टेट फंडिंग की जरूरत हो सकती है, बट इसके अपने चैलेंज है। क्या चैलेंज है भाई? बर्डन ऑन द टैक्स पेयर। पैसे कहां से आएंगे? वो तो जनता से ही आएंगे, टैक्सेशन से आ सकता है, नॉन टैक्स मैकेनिज्म से आ सकता है, लाइक जो भी फीस कलेक्ट किए जाते हैं उससे कुछ शेयर निकाला जा सकता है। और उसके बाद क्या है? पोटेंशियल मिसयूज ऑफ द पब्लिक फंड्स। अगर प्रॉपर रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं हो फंड का, तो इस मनी को अनइंटेंडेड पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर जो गवर्नमेंट इन पावर है वो ज्यादा शेयर अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, तो जैसे एक होता है ना, सीएजी ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट्स के, उसी प्रकार से एक रेगुलेटरी बॉडी भी होनी चाहिए जो खर्च को ऑडिट कर सके, कौन सी पार्टी कितना ज्यादा खर्च कर रही है और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसे लिए गए थे वो ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च किया जा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि फ्रीबीज पर फ्रीबीज दिए जा रहे हैं। ओके, क्योंकि भाई ये टैक्स पेयर्स का मनी है। वैसे आप और हम जो भी डोनेशंस देते हैं वो भी तो हमारे ही बने हैं, अगर इनडायरेक्टली आप सोचेंगे तो। फिर देखिए, अनफेयर टू द नॉन पॉलिटिकल काउज, क्योंकि पैसे जब जाएंगे इनके कैंपेन में, है ना, तो बाकी जो सेक्टर है, सोशल सेक्टर, भाई शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, इन सब पर क्या होगा? वैसे ही तो इनके शेयर काफी कम है अगर हम खर्च की बात करें तो और ज्यादा कम हो जाएगा। फिर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर गवर्नमेंट जो है इन पर कम खर्च करेंगी, अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड फिर आप देख ही लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स क्या रैंकिंग रहता है हमारा। उसके बाद नो गारंटी ऑफ फेयरनेस की अगर फंडिंग स्टेट के तरफ से हो तो क्या भरोसा कि बायसनेस नहीं होगा। देन फ्री स्पीच कंसर्न्स, लाइक इट मे लिमिट द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड वायलेट द राइट टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल प्रेफरेंस। उसके बाद देखिए, ये जो रेबडी कल्चर वाला है ना, ये भी कहीं ना कहीं जो नॉन रेगुलेशन ऑफ द फंडिंग है उसी से निकल कर आता है। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट तरीके से माइक्रो नोट्स बनाकर आपको समझाने का प्रयास भी किया कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है इलेक्टोरल फंडिंग में तो उससे करप्शन होगा, एंड इट कैन लीड टू पॉलिसी कैप्चर, देन वी हैव अनइक्वल प्लेइंग फील्ड, देन ब्लैक मनी, एंड इट लीड्स टू रेबरी कल्चर। ठीक है, and there are other points like government influence, and it is also one important keyword, like one size fits all approach नहीं चलेगा। ठीक है, अब हर एक राज्य में अपना अपना प्रभाव करने का तरीका होता है, क्षमता होता है, और विभिन्न राज्य है तो उनको पैसे भी अलग अलग लग सकते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट्स में है वेरिंग नीड्स, सो इट does not fits for all। ओके, अब बात करते हैं कि कुछ कमिटी के रिकमेंडेशन, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर 4-5 कमिटी कमीशन के रिव्यू के रिकमेंडेशन दिए गए, हम बात करेंगे बस 2-3 ही याद रखे, 2 ही याद रखे तब भी चला जाएगा। देखिए, ये जो इंद्रजीत गुप्ता कमिटी है ऑन द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, 1998 में ही ये कमेटी बनी थी। आप समझ सकते हैं कि भाई कितना पहले से स्टेट फंडिंग पर बात चल रही है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। उसके बाद लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1999। अब इन दोनों को साथ में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों पार्शियल स्टेट फंडिंग की बात करते हैं कि भाई ठीक है, आप 100% जो है वो स्टेट फंडिंग नहीं इनेबल कर सकते, बट पार्शियल करिए, 50% कर सकते, 40% कर सकते, और देखिए परफॉर्मेंस को, अगर कुछ सुधार हो रहा है, कुछ करप्शन में कमी आ रही है और
जो हमारा डेमोक्रेसी ग्रास रूट है वो मजबूत हो रहा है, फ्रीबीज कल्चर में कुछ कमी आ रही है, तो सही है। अगर कुछ भी सुधार नहीं हुआ, प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहा, देन देयर इज नो नीड। ओके, और ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम धीरे 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 करके बढ़ाते जाएं स्टेट फंडिंग के कंट्रीब्यूशन को, और रिव्यू भी देखते जाएं। उसके बाद देखिए, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001, इसने रिकमेंड किया स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन एज ए एंटी करप्शन मेजर इफ सर्टेन ट्रांसपेरेंसी कंडीशंस आर मेट, तो इट कैन बी एंटी करप्शन मेजर। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, एक तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में ही डोनेशंस हो, तो इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पता रहेगा भाई कौन पैसे भेज रहा है, कितना भेज रहा है, कब भेज रहा है, किसके खाते में जा रहा है। देन वी हैव लिमिटिंग द एनोनिमस डोनेशंस, कि भाई जिन कौन डोनेशन कर रहा है पता ही नहीं है, तो इसको लिमिट किया जाए। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करने के लिए वाया दिस एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस यानी कि जिनके बारे में कोई अता पता नहीं है। फिर ट्रांसपेरेंसी थ्रू आरटीआई, मैंने आपको बताया कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंतर्गत लाया जाए, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इससे अलग से ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई क्या पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंतर्गत लाना चाहिए, क्यों लाना चाहिए और क्यों नहीं, थोड़ा सा सोचिए आप भी। उसके बाद नेशनल इलेक्टोरल फंड, देन वी हैव द स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। अभी तो मैंने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर यही बताया है, पूरा टॉपिक डिस्कस कर दिया। देन देयर शुड बी एक्सपेंडिचर कैप ऑन द पॉलिटिकल पार्टी, कि कितना पॉलिटिकल पार्टी खर्च करे उस पर लिमिट होनी चाहिए। भाई ये अच्छी पॉइंट है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स काफी अच्छी हैं एंड इससे आप यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका ये टॉपिक भी समाप्त होता है। तो जल्दी से रिकॉल करिए, व्हाट डू यू मीन बाय state funding of the elections and what are its pros and cons। कुछ सजेशंस, कुछ कमिटी के नाम, इंद्रजीत गुप्ता कमिटी याद आ रहा है, नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रहा है, थोड़ा सा सुनते चलिए, रिकॉल करते चलिए। मैं आपको ट्रस्ट के साथ बोल रहा हूं, ट्राई टू रिकॉल, पॉज करिए, सोचिए, और ये आपके मेंस में काफी मदद करेगा। क्योंकि भाई मेंस में ना 8 मिनट में एक क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, और अगर आप सोचने में ही 3 मिनट 4 मिनट लगा देंगे, फिर आप आंसर कंप्लीट कब करेंगे। इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस होता है, रिगरस प्रैक्टिस, माइंड के लेवल पर प्रैक्टिस करिए। आंसर जब लिखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखिए, मोर एंड मोर डायमेंशंस इंक्लूड करिए, तब देखिए कि आपके आंसर्स इन रिचनेस को कौन रोक सकता है। ओके, तो ये हमने पूरा डिस्कस किया। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। नाम से क्लियर हो रहा है भाई, पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की एंट्री हो जाए, गुंडों की एंट्री हो जाए, वही एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब भाई एक फैमिली है, फैमिली की बिहेवियर कैसा है, संस्कार कैसा है, वो चोरी चकारी करता है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर फैमिली ही चोर है तो उम्मीद की जा सकती है कि बच्चे पर भी उसका इम्पैक्ट पड़े और बच्चे भी कल को चोरी करना सीख जाए। और जब हम बात करते हैं अपने लीडर्स की, वो तो हमारे देश को लीड करते हैं। तो हमारे जब लीडर्स ही चोर होंगे या फिर उन पर क्राइम के केसेस होंगे, कन्विक्टेड होंगे, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कल को वो अपने क्राइम्स छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने से रोक सकते हैं। एंड अल्टीमेटली हु सफर्स, द पीपल ऑफ इंडिया। लोग ही तो सफर होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान अच्छे से रखना है कि जितनी भी क्राइसिस, मुद्दे, इश्यूज भटकते रहते हैं ना, भले ही पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने बयान देते रहें, लेकिन अल्टीमेट इंपैक्ट तो भाई गरीब, शोषित, वंचित लोगों का ही होता है। आप पूरा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविक्स सब खंगाल लीजिए, अल्टीमेट कंक्लूजन यही निकलेगा। ठीक है, तो हमें पता है, जनता को पता है कि भाई ये क्राइम में इंगेज्ड है, इस लीडर्स को वोट नहीं देना चाहिए, फिर भी उसी को वोट देंगे। क्यों भाई?
क्योंकि उससे भी बड़ा खेल हो जाता है जाति धर्म के नाम का, आइडियोलॉजी का। हम आइडियोलॉजी में बट जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी उसका फायदा उठाते हैं एंड अल्टीमेटली जीत कर आते हैं और फिर वही आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अल्टीमेटली पीपल गेट सफर। और खुशी की बात यह है, मैंने इसको अलग से लिखा भी है, कि जनता कॉन्फिडेंस के साथ वोट देती है कि ये मेरा भला करेगा। और भला किसका होता है आपको पता होगा, बहुत सारे न्यूज में चलते रहते हैं किसका किसका भला होता है भाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली वी हैव टॉक्ड अबाउट बेसिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। अब हम चलेंगे कि आखिरकार कारण क्या है इस इश्यू के। तो यहाँ पर देखिए मैंने केस स्टडी कुछ रखा भी था, तो कुछ फैक्ट्स आप देखिए। सबसे पहले फैक्ट्स मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है, ये जरूरी है। और myNeta.com एक वेबसाइट है जो कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का ही वेबसाइट है, और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके आपको पता चलेगा कि जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा में उन पर कितने क्रिमिनल केस है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर लेवल पर भी उपलब्ध है, तो आप वहां पर ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एनालिसिस ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल, जेंडर एंड अदर डिटेल्स ऑफ एमपी। तो टोटल जो एमपी को एनालाइज किया गया है 543, और 543 पर ही चुनाव हुआ था। तो इसमें आप देखिए 251 एमपी या फिर 46% के पास क्रिमिनल केस है। अब उसमें से अगर देखा जाए तो सीरियस क्रिमिनल केस 170, यानी कि सीरियस क्राइम के चार्ज लगे हुए हैं भाई, रेप मर्डर हो सकता है। उसके बाद आप देखिए 504 एमपी तो ऐसे हैं भाई करोड़पति एमपी। अब करोड़पति तो चलो मतलब 1 करोड़, लेकिन किसी किसी के पास 10 करोड़, किसी किसी के पास 50 करोड़ की संपत्ति भी हो सकती है। ठीक है, और महिलाओं का शेयर आप देखिए वुमेन एमपी मात्र 14%। तो ये आप देखिए यहाँ पर वुमेन के इश्यू को भी साथ में ले सकते हैं, यहाँ पर आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के भी डाटा एक साथ ले सकते हैं। ओके, और ये सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं है, स्टेट लेवल पर भी लागू होता है। पार्टीज वाइज भी कुछ फैक्ट दिए गए हैं, लेकिन आप पार्टी का नाम यूज नहीं कर सकते अपने आंसर राइटिंग में। तो ये ना लिखना शुरू कर दें कि भाई ये पार्टी जो है इस पार्टी पे ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, ये सब नहीं यूज करना है। तो आखिरकार क्या कारण है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का? एक तो पॉलिटिकल कारण हो गया, लीगल एंड वोटर से रिलेटेड इश्यू हो जाएगी, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बैकग्राउंड में हम भी देखेंगे। तो पॉलिटिकल में हो गया एक नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेसी, कि पॉलिटिशियंस अगर आ जाता है एक बार सिस्टम में तो वो फिर करप्शन में एंगेज हो जाएगा, उससे ब्यूरोक्रेसी भी साठगांठ बना लेती है और वो भी मदद कर सकती है। क्योंकि भाई सिस्टम है ना, सिस्टम में एक भी चीज इधर उधर होता है तो दूसरा उससे प्रभावित होगा ही। तो आपस में शेयरिंग, भाई हम इस कोल ब्लॉक की नीलामी करेंगे, अच्छा इतना शेयर मिलना चाहिए, अच्छा हम इस पेपर को लीक करेंगे, हमें इतना शेयर मिलना चाहिए, ये सब चीजें चलती हैं। यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। फिर आप देखिए करप्शन, हर एक इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को पुट करती है जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड होते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि जो लंबे समय से जीतता आ रहा है या फिर काफी फेमस है, ओके, उसको सीट्स मिला जाता है, उसको सीट्स दिया जाता है। और ये भी देखा गया है कि क्रिमिनलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, उसमें एक प्रोपोर्शनल ट्रेंड देखने को मिला। जैसे ये मैंने आपको बताया ना 48% क्या है क्रिमिनल केस है, 48% ये चीज हुआ। फिर अगर हम बात करें अन्य रीजन की, तो एक तो है आपका मनी एंड मसल पावर, कि जिसके पास मसल पावर डरा के धमका कर, ठीक है, प्रभावित कर कर वोट मांगा जाता है, लिया जाता है। मनी पावर भी होता है, वो भी फैक्टर है ना। इसी को तो हम फ्रीबीज कहते हैं, भाई मुफ्त में बांटते चलो, और बस जनता का क्या है, शॉर्ट टर्म में पता चला कि अच्छा इसने हमें ये दिया वो दिया, तो हो सकता है जनता आकर्षित हो जाए। अरे 100 नहीं होगा, लेकिन कम से कम 10-15 भी तो हो सकता है, 20 हो सकता है, तो प्रभावित तो हुआ ना, ये हो गया।
तो बाकी आप देखिए डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर कन्विक्शन, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, ये डिस्क्वालीफाई तो करता है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम बीइंग एमपी और एमएलए आफ्टर कन्विक्शन, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देम फ्रॉम होल्डिंग पोजीशंस विद इन द पार्टी। तो डिस्क्वालीफाई तो हो जाएंगे लेकिन पार्टीज में ये पद संभाल सकते हैं। ओके उसके बाद नैरो इंटरेस्ट अवेयरनेस है कैंडिडेट्स की क्रिमिनल एक्टिविटी या हिस्ट्री को लेकर, लेकिन वोटर जो है हम ही उसी को देंगे भाई, भाई ये तो मेरे जात का है, भाई ये तो मेरे धर्म का है, हम ही देंगे, उसी को देंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना। फिर वोट बाइंग भी होता है, वोट को खरीदा जाता है पैसे से, तो इट क्वेश्चंस अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन। तो यहाँ पर कौन आएगा आपको बचाने के लिए, किसको ऑटोनोमस होने की जरूरत है, किसको ज्यादा पावर होने की जरूरत है, जो इलेक्शन को रेगुलेट करता है, कौन करता है भाई, इलेक्शन कमीशन। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन का मुद्दा डिटेल से चर्चा किया, इनकी क्या खामी है, इनकी कैसे कमजोरी दूर की जा सकती है ना। उसके बाद क्या है भाई, जो जीत के आ गए, जितना पैसा खर्च किया उसको फिर कलेक्ट कर लो, एन किन प्रकार साम दाम दंड भेद, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ट्रस्ट डेफिसिट है भाई जनता का भी, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही तरीके से इन्फोर्स कर ही नहीं पाते, करवा ही नहीं पाते। ओके रूलिंग पार्टीज बेनिफिट ले जाती हैं। ओके उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लिमिटेड मैन पावर, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, लॉजिस्टिकल चैलेंज कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कंप्रिहेंसिवली मॉनिटर द इलेक्शन एक्टिविटी। वैसे अब तो ड्रोन भी आ गया, ड्रोन से मॉनिटर किया जा सकता है, और कुछ कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इलेक्शन कमीशन ने लेकर आया है, जैसे सी विजिल ऐप है, स्वीप ऐप है, ये सब आप यूज करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का रोल आपको पूछा जा सकता है इलेक्शन को फेयर एंड फ्री करवाने, फ्री तो नहीं बोलेंगे, फेयर करवाने, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, क्योंकि अब कुछ चीज फ्री रहती नहीं है वैसे, है ना। उसके बाद लोअर कन्विक्शन रेट, ये भी एक बड़ा समस्या है भाई, कि पता चल गया कि भाई इस एमपी या एमएलए ने क्राइम किया है, इस पर चार्जेस लगे हैं, तो आप देखें ना कोर्ट कचहरी में इनके केसेस लंबे समय तक पेंडिंग है, क्योंकि पावर में आए तो प्रभावित तो कर ही देंगे ना, कि भाई डेट पे डेट बढ़ा दो, तारीख पे तारीख दे दो, कि ये केस अटका रहे और हम जो है बस कभी कभी कोर्ट में पहुंचे और डेट एक्सटेंड हो जाए। यहाँ पर आप देखिए द कन्विक्शन रेट फॉर क्राइमिनल केसेस अगेंस्ट एमपी एंड एमएलए इज ओनली 6%, 6% है। कन्विक्शन का मतलब जब ये उनके ऊपर जो आरोप हो सिद्ध साबित हो गया, इनको सजा मिलेगी, ठीक है। एक होता है एक्यूज, यानी कि इस पर अभी साबित नहीं हुआ है सजा, बस आरोपित है, आरोप लगा है। जबकि आप देखिए जो नेशनल लेवल पर एवरेज कन्विक्शन रेट देखा जाए तो 46% है अंडर द इंडियन पिनल कोड। तो आपको खुद दिख जाता है कि कहाँ ट्रैप है, कहाँ कमी है। ओके कंसिक्वेंस क्या होता है भाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, तो देखिए एक तो पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन होती है, क्योंकि पार्लियामेंट लोकतंत्र का टेम्पल कहा जाता है, जहां पर लोकतंत्र को प्रोटेक्ट किया जाता है, जनता की आवाज को सुनी जाती है, रखी जाती है। लेकिन पता चला कि भाई जो आवाज सुन रहा है उसमें ही कमी है, तो वो समाधान नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। इसलिए आप देखेंगे ना बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पेंडिंग क्यों है, राइट टू रिकॉल लाया जा सकता है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज या एमएलए डिसाइड की जा सकती है ना, बट क्यों नहीं, क्योंकि भाई कौन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा, यही बात है। बाकी देखिए थ्रेट टू कलेक्टिव वेलबींग एंड द सोसाइटी, क्योंकि अल्टीमेट इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, एक्शन ये लोग लेंगे बट इम्पैक्ट विल बी ऑन द सोसाइटी, चाहे इकोनॉमिक लेवल पर हो, सोशल लेवल पर हो, पॉलिटिकल लेवल पर हो। और इसके कारण जानते हो क्या होता है, जो अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, वेल एजुकेटेड लिटरेट, वो इलेक्शन में घुसना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पता है भाई सिस्टम कैसे वर्क करती है, क्या दिक्कत है ना। तो इसके कारण जो एजुकेशनल सेक्शन ऑफ द पीपल है वो भी पॉलिटिक्स में आने से पीछे हटते हैं। देन इट कैन बी द करप्शन ब्रीडिंग ग्राउंड, लिमिटेड वोटर्स चॉइस, देन पुअर गवर्नेंस इम्पैक्ट लाइक सब स्टैंडर्ड लेजिस्लेशन, लूप होल्स निकाल देंगे, ठीक है।
फिर एक्सक्लूजनरी पॉलिसी, करप्शन बाइंडर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, देन जुडिशियल फेथ इन क्वेश्चन, उसके बाद डिसरप्टिंग द सोशल हार्मोनी, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस होते हैं सिर्फ निगेटिव रोल मॉडल्स कि भाई जब हम इतने बड़े पद पर आ सकते हो तो फिर तुम लोग क्यों नहीं, है ना। तो कल्चर ऑफ वायलेंस प्रमोट हो सकता है, ये सब चीजें। बाकी स्टेप्स क्या लिए गए हैं टू प्रिवेंट दिस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, कुछ कुछ केसेस के रेफरेंस आपको याद रखना है क्योंकि आजकल यूपीएससी रेफरेंस ऑफ द केसेस भी पूछ रही है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है ना, जब आप केस का रेफरेंस देते तो आपके आंसर का जो वजन है, वैल्यू है, बढ़ जाती है। तो देखिए 1997 के जजमेंट में क्या बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है, उस पर आरोप साबित हो गया है और उसको जेल भी भेज दिया गया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो फिर उसके कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता कि भाई इसको टाल दो कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये 1997 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। फिर देखिए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002, इसमें क्या बोला गया कि जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो अपने पेंडिंग क्रिमिनल कन्विक्शंस को डिस्क्लोज करेंगे, तभी आप देखते हैं कि आपको जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पूरे डिटेल्स आपको मौजूद रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ही हुआ है। उसके बाद लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, इसमें क्या है कि अगर कोई भी एमपी एमएलए को कन्विक्शन या सजा मिल जाती है, 2 साल का जेल टर्म होता है या उससे ज्यादा भी, तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा उस एमपी एमएलए का, क्योंकि भाई जो क्राइम किया है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा लोगों को, लोगों की वेलफेयर के बारे में कैसे सोच सकेगा। फिर देखिए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज 2014 केस, राइट टू नेगेटिव वोट या फिर नोटा सो दैट मोरल प्रेशर, लेकिन इसकी इन्फोर्सेबिलिटी है ही नहीं ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाना चाहिए वैसे, है ना। बाकी और भी केसेस हैं, ज्यादा आपको केस रटना नहीं है, कुछ कुछ केस का रेफरेंस जरूर दीजिए क्योंकि एक पार्टिकुलर टॉपिक है ना, उस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमने केस दिया है, तो 50 केस करने की, कवर करने की जरूरत नहीं है। 2-3 याद रखे, उसमें से कोई भी रिकॉल हो गया सबसे बढ़िया। उसके बाद देखिए एक रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वोट फॉर ब्राइब इश्यू, कि भाई पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में मेंबर्स है, अब पता चला कि कोई बड़ा बड़ा लॉबिस्ट, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो सकता है, चाहे कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो सकता है, तो लेट्स से कि वो किसी एमपी या एमएलए को बोलता है कि भाई हम आपको पैसे देंगे, हम आपको ये सुविधाएं देंगे, बदले में हम जो आपसे बुलवाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में या फिर एसएलए में वो आप बोलिए, या फिर हम जो वोट देने की बात कर रहे हैं वो वोट आप दीजिए। तो ये केस कहलाता है आपका वोट फॉर ब्राइबरी इश्यू, है ना। तो आप बताइए ये सही है या गलत, तो आप तो बोलेंगे गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला, आप देख लीजिए। The court explained that the legal protection provided to MP and MLA under Article 1405 and 194, जो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करता है, does not shield them in cases of accepting bribes for votes or a speech in the house। ठीक है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए गए हैं कि भाई वो तो एमपी एमएलए का मन है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, किसे वोट देना चाहते हैं, ये तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई दूसरा कोई आपको पैसा दे रहा है, ब्राइबरी दे रहा है कि आप ये बोलो वो बोलो, ये तो आपका ओपिनियन नहीं है ना, ये तो दूसरा बुलवा रहा है। सो इट डज नॉट कम्स अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, और इस पर सजा हो सकती है, इस पर जो भी ट्रायल्स होने हैं वो हो सकती है। वैसे अगर एक इंटरेस्टिंग बात बोले तो 1998 के पीवी नरसिम्हा रूलिंग में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि एमपी और एमएलए जो ब्राइब लेते हैं फॉर वोटिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन इन द हाउस इंजॉय इम्यूनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि अभी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया पास्ट के जजमेंट। तो ये क्या दिखाता है
डायनेमिक नेचर ऑफ जुडिशरी, इवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी, कैसे अपने आप को जुडिशरी इवॉल्व कर रही है, नैरो माइंड से ब्रॉडन कर रही है अपने आप को। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हैं। सो स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन, देख सकते हैं आप 1997 में रिटर्निंग ऑफिसर्स को पावर किया गया टू रिजेक्ट द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट कन्विक्टेड on the day of filling the nomination paper. Then we have the flying squads to seize the black money. उसके बाद कैंडिडेट्स को जो भी इंफॉर्मेशन है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के, उनके एसेट्स के, लायबिलिटीज के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के, वो बताने पड़ेंगे। उसके बाद वोटर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है, ये मैंने आपको बताया ही है, और ये काफी महत्वपूर्ण है वोटर अवेयरनेस। नहीं तो आजकल तो इतना ज्यादा प्रभावित करने का तरीका चलता है, सोशल मीडिया, टीवी देख रहे हैं तो उस पर एडवर्टीजमेंट आ जाता है, होर्डिंग्स पर आ गया, मेट्रो में चल रहे हैं तो उस पर प्रचार प्रसार आ जाता है, तो कहीं का नहीं छोड़ा, है ना। उसके बाद वे फॉरवर्ड हो गया, लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करिए, कैंडिडेट्स जिनके ऊपर चार्जेस हैं सीरियस ऑफेंस के, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका जाना चाहिए, और इसके लिए आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी इंश्योर हो, ओके, एंड स्टेट फंडिंग, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है, हमने चुना है भाई, जनता ने चुना है किसी कैंडिडेट को, किसी एमएलए या एमपी को, किस ग्राउंड पर कि वो हमारा विकास करेगा, वो हमारा शिक्षा दीक्षा अच्छा कर देगा, वो हमें पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज कर देगा, इन सब उम्मीद से। लेकिन अगर वो उम्मीद फुलफिल ना करे, वो आपके लिए काम करे ही नहीं, बस जाके बैठ गया है, आराम कर रहा है, करप्शन हो रही है, तो आपकी उम्मीद के अनुरूप उल्टा हो गया। तो हमारे पास ये भी तो पावर होनी चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स को हम रिकॉल कर ले, कि अगर हमारा काम नहीं कर रहे हो तो फिर से हम रेफरेंडम करवा सकते हैं, देखेंगे कि क्या आया रिस्पॉन्स, उस हिसाब से अगर मेजोरिटी शेयर हटाने का है तो फिर हटा दिया जाएगा। वैसे आप हमें बताइए कि क्या किसी देश में राइट टू रिकॉल जैसा ऑप्शन उपलब्ध है क्या? थोड़ा सा सोचिए, रिसर्च करिए, बताइए। और इस पर एक मूवी भी आई थी, मुझे मूवी याद आ नहीं रही है, साउथ इंडियन फिल्म थी शायद, केरला या मलयालम फिल्म थी, तो उसमें राइट टू रिकॉल को बताया गया था, है ना। फिर देखिए, बार ऑन कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, टाइमली ट्रायल्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे बड़ा क्राइसिस तो यही है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिलता। ये सन्नी देओल का मूवी है, ठीक है। देन लॉ कमीशन की बात करें तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अमेंडमेंट करिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, और फिर आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लाइक डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड क्या होना चाहिए, ओके, लाइक फॉल्स एफिडेविट, गलत जानकारी अपने फाइल की है, ठीक है, तो मिनिमम 2 ईयर सेंटेंस फॉर फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट, क्योंकि भाई इन्हीं सब डिटेल्स के आधार पर तो जनता वोट देंगी ना, इसी में गड़बड़ी है, त्रुटि है, क्राइम रिकॉर्ड्स उनके नाम पर थे लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया या फिर गलत मेंशन किया, तो जनता तो प्रभावित होगी ना इससे, इसीलिए। फिर करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज पाए गए, तो उसको यानी कि इंक्लूड फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट्स एज ए करप्ट प्रैक्टिस। तो ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया, और अब हम चलेंगे इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में, उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबी, देन फिर लास्ट हमारा जो मुद्दा बचेगा वो है, हाँ, इलेक्शंस एंड एआई, ये है। तो ज्यादा इसमें आपको समय नहीं लगेगा, आधा घंटा और बस आपकी जीत और मेरी जीत। मैंने कमिटमेंट किया था ना आपको कि भाई कवर करवाना है 31 दिसंबर से पहले, तो वो मैं फुलफिल करूंगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि यू हैड ट्रस्टेड मी। तो भाई मेरी जिम्मेदारी बनती ही है कि टाइम को एडजस्ट करके आपके लिए ये कंप्लीट किया जाए, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक
कम्युनिटी है, ठीक है, उस कम्युनिटी में 10 सदस्य हैं, ठीक है, 10 का हम डब्बा बना दिए, मान लीजिए 10 डब्बा है, वैसे तो 1 2 3 3 6 3 9 डब्बा, चलिए ये 10 डब्बा हो गया, ठीक है। एक डिसीजन लेना है कि भाई हमारे विलेज में पानी का सप्लाई आना चाहिए, इस पर 1000 रुपये खर्च होंगे, तो कौन इसके लिए सहमत है, कौन इसके लिए सहमत नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे 10 नहीं में 11 ले लेते हैं ताकि समझना आसान हो। अब इसमें एक तो हेड होगा, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, जब भी कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसका एक हेड होता है, ठीक है, हेड है। अब जो निर्णय लिया जाएगा इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक जो हेड बोले वही सबको मानना पड़े, या फिर जो मेजोरिटी रिस्पॉन्स आए, रिजल्ट आए, वो हेड माने। तो जब मेजोरिटी रिस्पॉन्स को हेड मानता है, उसके आधार पर डिसीजन लेता है, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लेता है, तो वो हो गया आपका इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। अब इस कम्युनिटी को पार्टी से बदल दीजिए। हमारे देश में इतने ज्यादा पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है ना, कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीआई है, समाजवादी पार्टी है, जेडीयू है, आरजेडी है, इतने सारे पार्टी है। इलेक्शन कमीशन का रोल तो वैसे होता है इंटर पार्टी डेमोक्रेसी इंश्योर करने का, भाई पार्टीज में कोई भेदभाव ना हो, तभी तो आप देखते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सब वाले नियम आते हैं। लेकिन हु विल रेगुलेट द इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी? पता चला एक ही हेड वही पूरा निर्णय ले रहा है क्या करना है, उसी हेड के रिलेशन फैमिली पोजीशन पर बार बार आ रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है, कोई अगर क्रिटिसाइज करना चाहता है तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, कुछ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट बोलना चाहते हैं तो नहीं बोल सकते। तो ये सब दिखाता है क्राइसिस इन द इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। वैसे में क्या होगा, पार्टी टूट जाएगी, पार्टी कमजोर पड़ जाएगी, पार्टी ग्राउंड पर टिक नहीं सकेगी, जनता ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, फैक्शंस हो जाएंगे, मेंबर्स कल को निकलकर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, तो आया गया राम वाली स्थिति बन जाएगी, है ना। एक साइकोलॉजी बहुत पहले चला करती थी जब डिफेक्शन काफी ज्यादा होता था, तब की बात है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया इंटर पार्टी डेमोक्रेसी इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ओके, और मैंने आपको बता दिया कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग ही आपका इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। और अगर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पार्टीज का नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज मोड ऑफ फंक्शनिंग है, यानी कि एक शक्ति ने पूरा पावर को कंट्रोल कर रखा है। ओके, तो बस सिंपल सा टॉपिक दिया गया था, मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपका खत्म होता है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबी। ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, वैसे रेबरी कल्चर काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ था, आई थिंक पिछले साल की ही बात है। तो जो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्शन के दौरान लोगों को प्रभावित करने के लिए फ्रीबीज पे फ्रीबीज स्कीम्स, पैसे देना, ये सब जो लाया जाता है वो डेमोक्रेसी के लिए किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और इसको कैसे कर्व किया जा सकता है। ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लेता हूं ताकि आप फोकस्ड रहें कि किस दिशा में आपको सोचना है और कितने डेप्थ में जाना है। ओके, बाकी फ्रीबीज का मतलब आप समझते ही हैं, मैंने वैसे बता ही दिया है कि जो फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं जनरली टू अट्रैक्ट द वोटर्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, फॉर देयर शॉर्ट टर्म गेन, है ना। फ्री में इलेक्ट्रिसिटी ले लो योजना, पानी ले लो योजना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में फ्री में बैठ जाओ योजना, या फिर लोन हम माफ कर देंगे ये योजना, ये सब फ्रीबीज के अंतर्गत आता है। आकर्षण दिया जाता है ना, ताकि जितने भी
सेक्टर्स हमने बांट रखे हैं, वुमेन के नाम पर सेक्टर बांट रखे हैं, फार्मर्स के नाम पर सेक्टर बांट रखे हैं, फिर हाउस होल्ड के नाम पर सेक्टर बांट रखे हैं, जो आपके वीकर सेक्शन है उसके नाम पर हमने सेक्शन बांट रखे हैं। तो सब सेक्शन को क्या करो, एक लोहाबना वाला स्कीम प्रोवाइड करो ताकि ये सेक्शन जो आकर्षित होते चले और फिर वोट हमें ही को मिले और हम ही जीते भैया, है ना। इसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब इन पर पैसा लगेगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास सब कुछ प्रभावित होगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक चीज दूसरे चीज से लिंक है। ओके, तो इलेक्शन ईयर जब भी आता है तो कॉन्टेस्टिंग पार्टीज लालच देना शुरू कर देते हैं। अभी आप देखिए कि जो भी रिसेंट में इलेक्शन होने वाले हैं, दिल्ली हो गया या फिर बिहार में भी इलेक्शन होगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, फ्रीबीज के बारे में घोषित कर सकती हैं। आपको पकड़ना है कि जो हम बता रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, कि एक्चुअल में वो रियल ग्राउंड पर घटित हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो आपका जो कंसेप्ट है और मजबूत हो जाएगा। फिर आप सोचिएगा कि क्यों ये सब सिस्टम किया जाता है ना। इलेक्शन आने के वक्त ही क्यों इन सब योजनाओं को घोषित किया जाता है, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। भाई हम पास्ट के 1 साल पहले हमारे साथ क्या हुआ उन घटनाओं को याद नहीं रख पाते, 2 दिन पहले क्या हुआ उन घटनाओं को याद नहीं रख पाते। 5 साल में तो बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं कुछ ऐसी घटनाएं? आप थोड़ा सा जरूर देखिए, कुछ ज्यादा इम्पैक्ट किया होगा इवेंट वही याद रहेंगी, बाकी याद नहीं रहती है चीजें। रिकॉल करने का प्रयास करेंगे तब याद आएंगी, ऐसा नहीं कि हम भूल जाते हैं, हम भूलते नहीं है। कहीं ना कहीं वो मेमोरी में स्टोर ही रहता है। कुछ मोमेंटम अगर मिल जाता है उस थॉट को, वो चीज फिर निकल जाती है। ठीक है, तो बाकी आप देखिए कंसर्न्स क्या है फ्रीबीज से रिलेटेड। तो भाई जो फ्रीबीज दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जनता के पैसे ही होते हैं, तो हाई टैक्स बर्डन ऑन द स्टेट्स। और ये भी देखिए ना, फिस्कल डेफिसिट स्टेट का या फिर केंद्र का वो बढ़ सकता है। अब अगर मुफ्त में हमने बिजली दिया किसी स्टेट में, तो भाई उस बिजली से जो रेवेन्यू आने वाले थे वो तो नहीं आएंगे। बदले में क्या है, पैसे सरकार को उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को देना पड़ेगा। एक तो रेवेन्यू भी नहीं आया और दूसरा क्या है, पैसे देना पड़ेगा कंपनी को, तो दोनों तरफ से तो नुकसान हो गया ना। ये है, एंड इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड इट लीड्स टू श्रिंकेज ऑफ द फिस्कल स्पेस। फिर हमें दूसरे सेक्टर में खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। देन वी हैव वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। जो गवर्नमेंट इन पावर है उनको एक्स्ट्रा एज मिल सकता है नए नए स्कीम्स लॉन्च करने में। ठीक है, भले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इम्प्लीमेंट है तब हम नहीं ला सकते, तब रोक लग सकता है, लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले कौन रोका है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन आपका एक सवाल भी हो सकता है, तो क्या सरकार स्कीम्स ना लाए? स्कीम्स लाएं, लेकिन ये जो फ्रीबीज वाली बात हो रही है ना, फ्रीबीज, क्योंकि फ्रीबीज फायदे नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। अल्टीमेटली लोगों को ही सफर करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखिए सोशल इंपैक्ट, उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, लाइक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ओवर यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अब जैसे फार्मर्स को अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तो लंबे समय के लिए मोटर चलाए जा सकते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ये सब चीजें। एंड इसके इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस पंजाब और हरियाणा के जमीन पर दिखते हैं। हम तो ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक में से डिस्कस भी करते हैं कि क्यों लैंड क्वालिटी पंजाब हरियाणा का डिग्रेड होता जा रहा है, सलाइन होता जा रहा है ना। बाकी अगर हम बात करें अगले सब टॉपिक की, चैलेंज क्या है इन कर्टेलिंग द फ्रीबी कल्चर। एक तो ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रेगुलेटरी पावर की कमी है। जब भी इलेक्शन से रिलेटेड चैलेंज आएगा ना, ईसीआई के बिना आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये इलेक्शन को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है। ओके, फिर देखिए नो असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द पॉपुलिस्ट पॉलिसी। यही हम कहते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एनालिसिस। हम कोई स्कीम लेकर आए तो देखो तो भाई कि 1 साल 2 साल के बाद वो रिजल्ट लाया कि नहीं। बस स्कीम अनाउंस कर देते हैं, जनता भूल जाती है,
गवर्नमेंट फिर अगले स्कीम की अनाउंसमेंट कर देती है, ताकि बस आकर्षण बना रहे। आप इस चीज को समझिए, जो भी आपके कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअली करते क्या है, कुछ कुछ इनोवेशन ले आएंगे, कुछ कुछ ट्विच कर देंगे। भाई 14 था पहले, उसके बाद 25 मेगापिक्सल आ गया, आकर्षण आ गया। भाई 25 मेगापिक्सल बस में जो है जीपीएस सिस्टम है, 2 दिन के बाद आपका वो जो अट्रैक्शन है सब खत्म हो जाएगा, मे बी आप उसको यूज भी ना करें। ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम होता है मनुष्य की मानसिकता को कैरी फॉरवर्ड करने की, ड्राइव करने की। ओके, और यही खेल कंपनी भी खेलती है, पार्टीज भी खेलती है। बाकी देखिए, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द वोटर्स, ये तो मैंने आपको बताया है वैसे बहुत बार। सुप्रीम कोर्ट के रिस्पॉन्स की बात करें फ्रीबीज को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल के जजमेंट में एक एपेक्स बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएशन की बात करी, जो फ्रीबीज और पॉल में जो वादे किए जाते हैं, इलेक्शन के दौरान जो वादे किए जाते हैं, उसको एनालिसिस करने के लिए, उस मुद्दे को टैकल करने के लिए। इसमें आपके सेवरल स्टेक होल्डर्स लाइक नीति आयोग, लॉ कमीशन, फाइनेंस कमीशन, आरबीआई के मेंबर्स, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, ये सब शामिल होंगे। तो कंप्रिहेंसिव बॉडी बनेगी, ताकि किसी एक पार्टी के फेवर में ना हो जाइए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आपको काम देगा, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट ऑफ 2013। इसमें कोर्ट ने वैसे भी कहा है कि जो प्रोमिसेस किए जाते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, डज नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। वैसे भाई प्रॉमिस किया जा सकता है, देखिए ना, हम भी तो आपसे प्रॉमिस ही करते हैं कि भाई कंप्लीट करवा देंगे आपको 31 दिसंबर के पहले पहले, तो इससे आपका ट्रस्ट बनता है ना। तो लोगों के ट्रस्ट गेन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी भी प्रॉमिस करती है कि हम आएंगे तो ये हटवा देंगे, वो लगवा देंगे। साइकोलॉजी को समझिए, साइकोलॉजी अगर समझते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें सोशल लेवल पर जो चल रही हैं, सोशल इंजीनियरिंग कैसे काम करता है, वो सब आपको पता चल जाएगा और मजा भी आएगा। इसलिए मेरा हमेशा से प्रयास रहता है, दृष्टा बन के जिए। दृष्टा यानी कि आप देखने वाला बनिए, वो आपके अंदर क्या घटित हो रहा है, माइंड के अंतर्गत क्या घटित हो रहा है, उसको देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको जीवन में आगे क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो टेंशन आपके अंदर आती है, डिप्रेशन आता है, या फिर आपको कभी-कभी फ्यूचर के प्रति बेचैनी होने लगती है, ये सब कहाँ से आ रही है? पास्ट के एक्सपीरियंस और प्रेजेंट में अगर किसी प्रकार की इश्यू आई जो माइंड को प्रभावित किया, तभी आपको निगेटिविटी फैलनी शुरू हो जाती है और इतना बड़ा हो जाती है कि आपको लगता है कि भाई ये तो प्रॉब्लम है, जबकि ये सब आपके माइंड का गेम है। सब कुछ माइंड में ही तो घटित हो रहा है, बाहर कहाँ कुछ हो रहा है। आपके अंदर कुछ सोच चल रहा है, कुछ विचार चल रहा है, तो माइंड के ही तो अंदर है, बाहर में थोड़ी ना कोई विचार आपको चलता हुआ दिख रहा है, दौड़ता हुआ दिख रहा है। तो अल्टीमेट थिंग इज दिस कि आप इस चीज को देखना शुरू कर दें। और ये चीज होती है जब आप ध्यान में जाते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान के प्रैक्टिस करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मेरा तो 12-13 सालों का अनुभव रहा है, इसलिए मैं आपको इतनी क्लैरिटी से बता सकता हूँ। तो आप भी फॉलो करिए, ध्यान करिए, ये कोई बुरी चीज नहीं है, बेस्ट से बेस्ट चीज है, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट से बेस्ट क्लैरिटी आपको लाइफ के प्रति जरूर ये देता है। ठीक है, बाकी चलते हैं हम अगले हाँ, अगले मुद्दे की तरफ। वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए भाई? वोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो विजिलेंट रहे, और जो भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन पॉपुलिस्ट स्कीम चलाए जाते हो, क्या होगा, थोड़ा सा सजग रहे। देन वी हैव एम्पावरिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद ग्रेटर अथॉरिटी। देन मॉडल मैनिफेस्टो हो या एक सर्टेन मेजर्स इलेक्शन कमीशन लेकर आए अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की रेस्पॉन्सिबल वे ऑफ मेकिंग प्रोमिसेस। प्रोमिसेस कर रहे हैं तो एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से जो फुलफिल हो सके, हवाबाजी नहीं। यहाँ पर तो हवाबाजी भी ज्यादा चलती है। ठीक है, फिर फिक्सिंग द लिमिट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, लाइक कितना वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च किया जाना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहे हैं, लाइक 1% ऑफ जीएसडीपी अगर स्टेट का है, और 1% ऑफ द स्टेट ओन टैक्स कलेक्शंस और स्टेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये भी देखिए कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो नहीं रहा है या हो रहा है। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है तो लोग खुश होंगे ना। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी प्रोवाइड हो रही है टाइमली वे में, आपको सब कुछ मिल जा रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट,
कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, टाइमली मिल जा रहा है, कुछ इमरजेंसी तत्काल में चाहिए वो भी मिल जा रहा है, ट्रेन का टिकट आप काट रहे हैं तुरंत मिल गया, अवेलेबल है, तो इसका मतलब ट्रस्ट बनेगा ना, हाँ भाई सरकार ने तो बहुत अच्छा किया है, तुरंत तत्काल मिल जाता है, तुरंत टिकट मिल जाता है, पहले तो मिलता भी नहीं था। तो ऐसे भी तो ट्रस्ट गेन किया जा सकता है, लेकिन ऐसे हम क्यों नहीं करते हैं? समझ में आया आपको बात? उसके बाद देखिए टैकलिंग द सोशल सेक्टर बजटरी एलोकेशंस। यहाँ पर एक अच्छी बात हमें निकल कर आई जो मुझे भी अच्छा लगा, जैसे प्रोनेब सेन जो कि इकोनॉमिस्ट और पूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं फ्री बीज को लेकर, या हम आएंगे तो इस योजना को लॉन्च कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये जो नहीं फुलफिल करते हैं ना प्रोमिसेस, कहीं ना कहीं इसने भी कंट्रीब्यूट किया है स्टेट के इकोनॉमी को गर्त में जाने से। कैसे? अगर भाई जो भी प्रॉमिस किया अगर उसको फुलफिल कर दिया जाएगा तो सारा का सारा पैसा तो इधर ही इन्हीं स्कीम्स को प्रॉमिस करने में लग जाएंगे, तो बाकी सेक्टर का क्या होगा, इंडस्ट्री का क्या होगा, एग्रीकल्चर का क्या होगा, सर्विसेज का क्या होगा? बात आपको समझ में आई? तो ये भी एक अच्छी पर्सपेक्टिव है, मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं बार बार, है ना? तो आप देख सकते हैं दी लिगेसी सब्सिडीज आर द रियल प्रॉब्लम, यानी कि पास्ट में जो हमने वादा किया उसको अगर हम कंप्लीट करने का कुछ प्रयास करते हैं, अगर पावर में आए, तो वो एक मेन प्रॉब्लम है। बाकी अगर देखा जाए तो वोटर्स को हमने अनाउंस कर दिया तो कुछ ही दिन तक याद रहेंगे प्रॉमिसेस, अगर नहीं भी इंप्लीमेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार जब फ्रीबीज दे दिया गया तो नो पॉलिटिकल पार्टी विल डेयर टू विथड्रॉ इट, फियरिंग कि भाई लोग जो है विरोध करेंगे। जैसे किसानों को जो पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, तो या फिर कोई अन्य स्कीम ही क्यों ना हो, अल्टीमेटली ला तो दिया गया, विरोध करेंगे तो फिर मतलब इसको हटाने का प्रयास होगा, तो जाहिर सी बात है किसान विरोध करेंगे और उसका परिणाम इलेक्शन पर रिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हमने टॉपिक कवर कर दिया है आपको, और यहाँ पर देखिए चैलेंज क्या है इन कर्टेलिंग, ये सब भी हमने डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था वो भी डिस्कस किया। स्टेक होल्डर्स में क्या इन्वॉल्व होने चाहिए, वे फॉरवर्ड में मैंने आपको बताया, इनका स्टेटमेंट्स भी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आपका ये भी टॉपिक खत्म होता है। अब थोड़ा सा रिकॉल करिए, फिर से याद करिए, व्हाट डू मीन बाय क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, फैक्टर्स क्या है, पॉलिटिकल, लीगल एंड वोटर फैक्टर का याद आ रहा है, इलेक्शन कमीशन से जुड़ा चैलेंज याद आ रहा है आपको, जल्दी जल्दी आप देखिए। और कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ कमेटी का नाम याद आ रहा है, स्टेट फंडिंग का नाम याद आ रहा है। ओके, तो वो हमने देखा। बाकी इंटर पार्टी डेमोक्रेसी क्या है, कैसे उसे इंश्योर किया जा सकता है, और क्या ये कहा जा सकता है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की कमी है, और अगर हाँ तो वैलिडेट करिए, अगर ना तो कैसे। ओके, बाकी फ्रीबीज का कल्चर ये पूरा हमने डिस्कस किया, फ्रीबीज क्या होता है, और फ्रीबीज पर फ्रीबीज अगर दिए जाए तो उससे क्या समस्या हो सकती है, और उसको दूर करने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव प्रोग्राम्स वेरियस अथॉरिटी कमिटी कमीशन के द्वारा चलाए जाते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया अपने इस लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको लेक्चर बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही आनंदफुल लग रहा होगा। आनंद और फुल मैंने जोड़ दिया, वैसे आनंदमय बोलना चाहिए था, चलो हिंदी इंग्लिश मर्ज कर दिया मैंने। तो जल्दी से आप बताते चले कि आपको कैसा लग रहा है, और आप कहाँ तक कंप्लीट किए हैं अपने लेक्चर को, ये भी बताइए, क्योंकि कुछ हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है उनका कहना था कि जल्दी से जल्दी पॉलिटी कंप्लीट करवा दीजिए, तो उन्हीं का रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट भी किया था। बाकी आप बताइए कि आपने कहाँ तक लेक्चर को कंप्लीट किया है, क्या एनवायरनमेंट के लेक्चर को कंप्लीट किया, सोसाइटी का लेक्चर हमने करवाया रखा है, गवर्नेंस का भी लेक्चर हमने मेंस के लिए करवा रखा है, तो आप हमें बताते चलिए कि कहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। इससे ये लगेगा कि हाँ आप जो है अपने बताए हुए ट्रैक पर चल रहे हैं। ओके,
नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज एआई एंड इलेक्शंस। ये एक मजेदार टॉपिक है, वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको मजा भी आएगा। आज के समय में अगर देखा जाए तो बिना सोशल मीडिया का तो काम बनता नहीं है। सोशल मीडिया एक दुनिया बन गई है। उस दुनिया में जो कैंडिडेट्स हैं वो हम आप और पॉलिटिकल पार्टी और एमपी एमएलए सब आ जाते हैं, इलेक्शंस भी आ जाता है। तो पहले पब्लिक रैलीज में लोगों को प्रभावित किया जाता था, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया जाता था। लेकिन आज के समय में देखिएगा आप तो रेडियो उतना लोग कोई सुनता नहीं है। हाँ, भले पुराने पुराने बुजुर्ग लोग होंगे वो सुनते होंगे, जिनको मोबाइल सब चलाना नहीं आता है, टीवी देखना सब उतनी ज्यादा पसंद ना करते होंगे। या तो टीवी हो गया, जो आपके पेरेंट्स हैं मोस्टली वो टीवी देखते होंगे, टीवी के माध्यम से समाचार देखते होंगे, है ना। बाकी जो युवा सेक्शन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो कहीं ना कहीं मोबाइल और सोशल मीडिया यूज करते ही होंगे। अब सोशल मीडिया तो आ गई है, चलो ठीक है, लेकिन जो एआई आ गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा चैलेंज पोज कर सकता है। इसके अपने बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन इनके अपने नुकसान है। इलेक्शन में कैसे नुकसान है वो हम देखेंगे। आपको याद होगा डीप फेक का वीडियो रश्मिका मंदाना का, जो कि एक एक्ट्रेस है, पॉपुलर एक्ट्रेस, उनका वायरल हुआ था और बाद में उनको क्लैरिफाई करना पड़ा कि ये मेरा फेक वीडियो है, जबकि देखने में क्या था, ओरिजिनल था। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो ये एक्टर्स है ना, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठने लगा था। तो इट्स ए वे फॉर कैरेक्टर एसोसिनेशन, कैरेक्टर एसोसिनेशन किया जा सकता है, हो सकता है, और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, क्योंकि कोई लीगल मैकेनिज्म उसको ट्रैक करने का, मॉनिटर करने का वो नहीं दिखता है। 100 केस में 2-3 केस चलो पकड़ा भी जाए, लेकिन बहुत सारे केसेस ट्रैक भी नहीं हो पाते। और अगर क्रिएटर इंटरनेट की दुनिया में काफी ज्यादा ज्ञानी है, वो तो फायरवेल और ना जाने क्या टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है टू मेक देम सिक्योर, कि हमें कोई ट्रैक ना कर सके। ठीक है, तो ये तो थोड़ा मैंने आपको कहानी बताया। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इलेक्शन में भी तो ये चीजें हो सकती है, कैरेक्टर एसोसिनेशन, डीप फेक वीडियो, डीप फेक वॉइस पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का रिलीज किया जा सकता है जाने अनजाने में। लोग इसे देखेंगे, सुनेंगे, प्रभावित होंगे, और फिर एट ए मोमेंट इलेक्शन में जो वोटिंग होती है उसको प्रभावित करेंगे। यही है आपका एआई एंड इट्स रोल इन इलेक्शन। हालांकि पॉजिटिव रोल्स भी है बट निगेटिव भी है। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब शायद मैंने नहीं बताया। इसका सिंपल सा मतलब है भाई, जो मशीन्स है ना, वो बेस्ड ऑन डाटा, बिग डाटा, उसके आधार पर वो सीख रही है डिसीजन लेने के लिए। ओके, जैसे चैट जीपीटी है, वो आपको कंटेंट दे देता है, ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने ही लिखा है। एक्चुअली उसका एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन हो रहा है और दिन ब दिन वो सीखती जा रही है। उस हिसाब से आपको लगता है कि भाई इतना बेस्ट कंटेंट हमें मिल रहा है, और 1-2 साल के बाद और भी बढ़िया कंटेंट मिलेगा, क्योंकि वो अपने आप को रिफॉर्म कर रही है। उसी प्रकार से एआई रोबोट्स हो गए, है ना, एआई ड्रिवन कार्स हो गए। ये तो मैं चलो टेक्नोलॉजी के सेक्टर पर लेके चला गया आपको लगेगा कि सर कहाँ लेके चले गए। तो कुछ कुछ टॉपिक जब इंटरेस्टिंग रहती है ना, तो डाइवर्ट किया जा सकता है। तो आपको भी मजा आ रहा होगा, वैसे बोरिंग तो नहीं लग रही होगी। ठीक है, तो बाकी देख लीजिए आप, simulation of human intelligence in machines that are programmed to think like humans and mimic their actions, significant potential of AI in election। एक तो ये है कि इफेक्टिव वोटर एंगेजमेंट को बढ़ा सकता है, अवेयर करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट, ठीक है, ये सब एआई कर सकती है। एंड इट कैन हेल्प द वोटर्स टू अंडरस्टैंड द इश्यू एंड कैंडिडेट। जैसे कभी कभी मैं जेमिनी यूज करता हूँ गूगल का, ठीक है, तो हमें कुछ डाटा चाहिए होता है या फिर कुछ पॉइंट्स चाहिए होता है अपने टॉपिक के लिए, तो मैं सिर्फ स्पीक करता हूँ और फिर वो हमें जो भी इंपॉर्टेंट इश्यू है, बैकग्राउंड है, वो हमें प्रोवाइड कर देती है। तो ये सिस्टम तो इलेक्शन के डिटेल्स को भी जानने समझने में हो सकता है। हालांकि जेमिनी स्ट्रिक्टली
बैन करती है अपने आप को इलेक्शन के मुद्दे पर कुछ भी बात बताने से। ओके, फिर देखिए प्रमोटिंग इंक्लूसिवनेस, इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी आएगा, सिक्योरिटी आएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ पर बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंट एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज, रोलिंग आउट कंटेंट लेबल्स, रिस्ट्रिक्टिंग इलेक्शन रिलेटेड क्वेरीज टू कम्बेट मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये याद रखना, डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। वैसे आप हमें बताइए मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इट विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। और इलेक्शन कमीशन जो है वो टेक्नोलॉजी का वैसे यूज कर रही है, लाइक ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन। आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने वोटर आईडी में, या फिर नया वोटर आईडी बनाना चाहते हैं, एनआरआई रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड वोटर्स के लिस्ट भी वेबसाइट पर रिलीज होते हैं। तो ये एआई को इंटीग्रेट करके और ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, एंड अल्टीमेटली रियल टाइम डाटा एनालिसिस ऑफ वोटर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन, कि भाई जो भी वोट दे रहे हैं इलेक्शन के दौरान, तो उसका एनालिसिस किया जा सकता है, कैंडिडेट क्या क्या गतिविधियां कर रही है, क्या किसी को प्रभावित तो नहीं कर रही, वो सब भी ट्रैक किया जा सकता है। हाउएवर व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड, मैंने आपको बताया मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया एम्पलीफिकेशन, कुछ कुछ मुद्दे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जाते हैं विदाउट इंश्योरिंग कि वो सही है या गलत है। एंड कोई फैक्ट चेकिंग यूनिट नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि भाई कमी है, ठीक है। और एक बार वायरल हो गया तो फिर जनता के डिसीजन को प्रभावित कर देता है। माइक्रो टारगेटिंग किया जा सकता है कि पता चला जो एक पार्टी के फेवर में नहीं है उसको ऐसा ऐसा कंटेंट दिया जाए, ऐसा ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए अट्रैक्टिव कि वो फेवर में हो जाए, ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न्स हो गया, इरोजन ऑफ द ट्रस्ट, देन नो स्पेसिफिक लॉ टू एड्रेस द डीप फेक एंड एआई रिलेटेड क्राइम्स। हालांकि आप इसको इस सेंस में भी लिख सकते हैं कि जो आपका सेक्शन 66E है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, या आईटी एक्ट 2000, तो ये डीप फेक क्राइम्स पर भी लागू हो सकती हैं, बिकॉज इसमें अगर कैप्चर, पब्लिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ पर्सन्स इमेज इन द मास मीडिया अगर होता है तो यूज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत कार्य करेगा चाहे एआई का सहारा लेकर भी तो भारत में कानून नहीं है, इनडायरेक्टली यूज किया जा सकता है आईटी एक्ट को। हालांकि एआई के लिए कानून तो होना चाहिए डेडिकेटली, है ना। आने वाले समय में इसके बहुत विशाल विशाल परिणाम दिखेंगे वैसे एआई का। अभी तो ये शुरुआत है, जब ये एक लेवल पर पहुंच जाएंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पर पहुंच जाएंगे, तब आप देखिएगा कमाल होगा। बाकी आप देखिए एक्शन जो लिए गए हैं इंडिया की तरफ से, एडवाइजरी जारी की जाती है इलेक्शन के दौरान टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और बहुत बार ये भी होता है कि सोशल मीडिया भी पार्टिसिपेट करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को कब करने के लिए। तो कभी कभी जो काफी ज्यादा वायरल वीडियो है वो सही है या गलत, अगर गलत है तो उसको टेक डाउन कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए गूगल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्टनरशिप फॉल्स इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए। वे फॉरवर्ड क्या हो, रेगुलेशन मजबूत किया जाए, कोलैबोरेशन विभिन्न पार्टीज एंड कंपनी रिलेटेड टू द सोशल मीडिया। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है, इसमें आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंटेंट आया, हमने उसे देखा, उसके बाद थोड़ा सा हम पॉज हुए, ठीक है, उसके बाद थिंक किया कि भाई ये सही हो सकता है, ये गलत, फेक भी तो हो सकता है, उसके बाद हम देखेंगे वेरीफाई कर दें, उसके बाद जाके हम शेयर करें। तो ये आप स्ट्रेटजी इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में भी, अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी कंक्लूजन वही है कि भाई ये तो टेक्नोलॉजिकल फेस ही है, तो इसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ रेगुलेट कर सकते हैं। और ये इंश्योर किया जाए कि जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है उसको एम्पावर करे, पावर दे, और टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन हेल्प भी लिया जा सकता है बिटवीन द टेक्निकल टीम्स, सो दैट ये इन सब प्रॉब्लम को टाइमली एंड इफेक्टिवली एड्रेस किया जाए, सो दैट हमारा जो डेमोक्रेसी है वो उस पर हानि ना पहुंचे, उस पर इम्पैक्ट ना पहुंचे, सोशल इंजीनियरिंग या फिर हम कह सकते हैं फॉल्स सोशल इंजीनियरिंग वो ना हो, ठीक है। ये पूरा मुद्दा हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर मूविंग टू इलेक्टोरल लिटरेसी, मतलब जो भी जनता है उसको भाई अवेयरनेस फैलाओ कि हाँ भाई वोट देना क्यों जरूरी है, और ये आपका अधिकार है, डेमोक्रेसी का बेसिक पिलर है वोटिंग। तो बच्चे के लेवल से शुरुआत की जा रही है, और उसके लिए एक प्रोग्राम भी है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब। इसमें क्या है, स्कूल स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है थ्रू इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस।
उनके इलेक्टोरल राइट्स के बारे में बताया जाता है और कैसे इलेक्शन होता है, कैसे वोटर रजिस्ट्रेशन होता है, इन सब के बारे में अवेयर होता है। और फिर 18 ईयर्स या उसके ऊपर होने के बाद तो वोटिंग के लिए प्रेरित भी किया जाता है। उसके बाद स्वीप प्रोग्राम है टू एजुकेट द इलेक्टोरल्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, कैसे इलेक्टोरल रोल्स में नाम दर्ज करना है करेक्ट, ठीक है। उसके बाद इनकोर ऐप है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनेबल इनकोर ऐप दैट स्टैंड्स फॉर इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, जो कैंडिडेट्स और इलेक्शन प्रोसीडिंग्स के मैनेजमेंट में मदद करता है, ठीक है, इलेक्शन मैनेजमेंट में मदद करता है, सिंपल सी बात है। तो ये पूरा जो टॉपिक है वो खत्म हुआ, 103 पेज पर हम आ चुके हैं और 1.5 घंटा हो चुका है। उसके बाद हम चलेंगे डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ और इसको भी इसी लेक्चर में समाप्त करेंगे, क्योंकि हम इसे अगले लेक्चर में एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो साथ के साथ इलेक्शन का मुद्दा समाप्त हो जाता है, तो इट्स बेस्ट। वैसे इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपको इस पर सोचना है। इस क्वेश्चन को आप अपने से लिखिए और दिमाग में पॉइंट्स जनरेट करिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे कि यूपीएससी जरूर पूछेगी आने वाले समय में। डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ एआई एल्गोरिथम टू क्रिएट फिल्टर बबल्स एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द पॉलिटिकल पोलराइजेशन। फिल्टर बबल का मतलब समझते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है जो सोशल मीडिया देख रहा है, ठीक है, अब एआई क्या करेगा, उसको फिल्टर करके कंटेंट प्रोवाइड करेगा। यानी कि हो सकता है जो उसको आकर्षित करने वाला कंटेंट हो सिर्फ वही आपको प्रोवाइड करे। यूट्यूब सब पर यही काम होता है, जो आकर्षित करता है वही आपको प्रोवाइड किया जाता है। या फिर ये भी हो सकता है जो आकर्षित ना करे उसको बीच बीच में आपको दिया जाता है, ताकि आप उसके प्रति थोड़ा आकर्षण डेवलप हो जाए। भले ही शुरुआत में आप उसको अपोज करते हो लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो दोनों चीज होता है ना। तो कैसे ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है, इस पर अच्छे से सोचिए। उसके बाद हाउ कैन एआई इनहांस द वोटर पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, ये पॉजिटिव्स की बात बोल रहा है। फिर देखिए पोटेंशियल ऑफ एआई इन कम्बेटिंग इलेक्टोरल फ्लॉड एंड इंप्रूविंग द एक्यूरेसी इन द रिजल्ट, ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एआई की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए ये नेगेटिव की बात करेगा, रिस्क क्या है एआई पावर्ड मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, जो फेक न्यूज फैलाए जाते हैं इन द फेयर इलेक्शन। तो इन सब पर सोचिए और जवाब आप कमेंट सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सो दैट जो पेयर ग्रुप्स हैं, मेंबर्स हैं, वो भी बेनिफिट पा सके। सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस, पीवाईक्यू भी आप कवर करिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन देखेंगे क्या मतलब होता है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है और क्या फंक्शंस है, और बाकी कुछ सिग्निफिकेंस और चैलेंज क्रिटिसिज्म, देन वी विल एंड विद दिस चैप्टर। ओके, तो बीच बीच में शेयर लाइक कमेंट जरूर करते रहें। ऐसा नहीं कि बस आप सुन रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, बट आप लाइक शेयर नहीं करते हैं, जरूर करिए। इनर्शिया होता होगा आपके अंदर, शुरुआत में ना करें, लेकिन उस इनर्शिया को तोड़िए। ये कहीं ना कहीं हमारे जो कम्युनिटी हैं, मतलब आप सब और आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उन सब के लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिलिमिटेशन कमीशन। इसको समझने के लिए हम एक केस स्टडी से शुरुआत करेंगे। और एक बात ये भी मैं आपको बता देता हूँ, काफी ज्यादा चर्चा में रहता है ये, और अब तो सेंसस भी कंडक्ट हो रही है। सेंसस के रिपोर्ट के बाद हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाए फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज एट द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेचर लेवल। ओके, तो चलिए केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल है, उस स्कूल में 30 विद्यार्थी शुरुआत में आए और 30 विद्यार्थी पर एक टीचर है। अब क्या है कि एडमिशन साइकिल थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, फिर पता चला 30 के बदले 60 स्टूडेंट्स हो गए, फिर पता चला 60 के बदले 120 स्टूडेंट्स हो गए, टीचर एक ही है। तो क्या एक टीचर 120 स्टूडेंट्स पर इक्विटेबल टाइम दे सकता है? क्या कमजोर और जो मजबूत है उसमें
भेदभाव नहीं होगा? क्या जो भी बच्चे हैं उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो पाएगी? जो भी कमियां हैं बच्चों के अंदर, बच्चे डाउट पूछना चाहते हैं तो क्या वो डाउट पूछ सकेंगे? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टीचर का रिप्रेजेंटेशन है 1 पर 120 हो गया, 1 पर 30 था, अच्छी थी, लेकिन एक टीचर 120 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बहुत सारे इफ एंड बट्स आ जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जो क्लास है उसको आप कंस्टिट्यूएंसी मान लीजिए, और जो आपके एमएलए होते हैं या फिर एमपी होते हैं उसको आप टीचर मान लीजिए। प्रॉब्लम वही आ गई। जो कंस्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग रहते हैं, जो वोटर्स हैं, वो वोट देकर अपने लीडर को उस कंस्टिट्यूएंसी से जिताते हैं। बदले में ये जरूर विचारधारा रखते हैं कि ये जो लीडर्स हमारे तरफ से चुने गए हैं, ये हमारे डेवलपमेंट में हमारी आवाज को पार्लियामेंट तक या स्टेट लेजिस्लेचर तक लेके जाएंगे, और जो भी खामियां हैं इस जगह की, कंस्टिट्यूएंसी की, उस खामियों को दूर किया जाएगा। ठीक है। लेकिन जब पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा हो जाए, 1 लाख के बदले 10 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए, तो भाई फिर जो अकाउंटेबिलिटी है ना नेता की, वो कम हो जाती है। फिर वो एरिया अंडर डेवलप रह जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि टाइम टू टाइम डिलिमिटेशन हो कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और ये हमारे संविधान में ही मेंशन किया गया है कि होना चाहिए। आफ्टर ईच सेंसस देयर शुड बी डिलिमिटेशन। और शुरुआत में हुआ भी करता था, 1952, 62, 71, मतलब 10-10 साल के गैप में ये डिलिमिटेशन हुआ करते थे। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से इस डिलिमिटेशन के अप्रोच को लिमिट किया गया 2026 तक, यानी कि 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता। तो आगे हम देखेंगे, बाकी बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आप समझते हैं? वैसे देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है ना, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से बताता हूँ। एक तो स्टेट लेवल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है और यूनियन लेवल पर हो सकती है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक डेडिकेटेड एरिया जो एक लीडर को रिप्रेजेंट करता है और उससे एसोसिएटेड जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। स्टेट के लेवल पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रिप्रेजेंट करता है एमएलए, और यूनियन के लेवल पर, केंद्र के लेवल पर है, उसको रिप्रेजेंट करता है एमपी। ठीक है, लोकसभा के सदस्य हो गए। तो आप देखेंगे जैसे स्टेट के लेवल पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वैरी करती है। किसी राज्य में 300 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है, 300 सीट्स हो सकती है, किसी राज्य में 243 हो सकता है, किसी राज्य में 403 हो सकता है, जैसे यूपी का, वो वैरी करती है। क्यों वैरी कर रही है? क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर हमने सीट्स को फिक्स करने का एक फॉर्मूला बनाए रखे हैं, उसी के आधार पर सीट्स एलोकेट होती है। ठीक है। और अगर हम यूनियन के लेवल पर देखेंगे तो आप देखिए कि लोकसभा में टोटल 545 सीट्स हैं, लेकिन 543 पर ही चुनाव होता है। ठीक है। और ये सब के सब जो है पॉपुलेशन पर आधारित है, मैंने आपको बताया है। सीट्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तभी तो आप देखेंगे कि यूपी को सबसे ज्यादा सीट्स मिला है, कंस्टिट्यूएंसी मिला है, चाहे लोकसभा की बात करें या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें। और सिक्किम या गोवा बहुत ही कम उनको सीट्स मिला है। क्यों? पॉपुलेशन के आधार पर। उसी प्रकार से सदर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन कमी है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है किसी किसी राज्य में, तो यहाँ पर भी जो है सीट्स की कमी है। तभी तो एक कारण था कि डिलिमिटेशन को 2026 तक फ्रीज किया गया था, 1971 के सेंसस के आधार पर ही रखा गया है। इसके कारण भी हम समझेंगे, वैसे थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो इश्यू क्या निकल कर आती है कि भाई आज के समय में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, 140 करोड़ क्रॉस किए जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, लेकिन सीट्स सेम है। ठीक है। तो इसके कारण इनइक्वलिटी आएगी डेवलपमेंट के लेवल पर, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर, और लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी भी कम होगी। इसीलिए टाइम टू टाइम डिलिमिटेशन करने की बात हमारे संविधान में करी है, और तरीके भी बताएं। क्या तरीका है? डिलिमिटेशन कमीशन। उम्मीद करते हैं बढ़िया से बढ़िया क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। आप देखिए आर्टिकल 81, एवरी स्टेट एंड यूटी
उसको सीट्स एलोकेट होगा लोकसभा में इन सच ए मैनर दैट रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द सीट शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल अक्रॉस द स्टेट। इसका सिंपल एग्जाम्पल ये है कि मान के चलिए कि 100 जनसंख्या वाला एक राज्य है, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड कर दिया कि भाई 25 पर एक सीट मिलेगा, तो 100 पर 4 हो गए। तो किसी राज्य में मान के चलिए कि 200 पॉपुलेशन है, तो उस पर कितने सीट्स मिलेंगे? 8 मिलेंगे, इस टाइप से। ओके, बाकी आर्टिकल 82 की बात करें, डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर एवरी सेंसस, ये मैंने आपको बता ही दिया है। कौन करेगा? तो बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन उसके लिए स्टैब्लिश होगी अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। याद रखना ये स्टेट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसे स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, ये स्टैब्लिश नहीं है। ओके, इसलिए स्टेट्यूटरी होगा ये, और काफी ज्यादा पावरफुल होती है वैसे। फिर देखिए आप 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने डिलिमिटेशन को 2026 तक फ्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि बेसिकली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कुछ इनिशिएटिव्स उस समय लाया गया था। उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में थी, आपको पता होगा। और वही हो गया फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये चीजें हैं। बाकी हम आगे फर्दर डिटेल में कल चर्चा करेंगे ही। तो अब चलिए चलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बेसिक्स के बारे में। ये स्टेट्यूटरी बॉडी है और अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, एंड इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इलेक्शन से जुड़े मुद्दे में ही इन्वॉल्व होते हैं, तो इनका कॉपरेशन जरूरी होता है। उसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ऑथोरिटी की बात करें तो हाई पावर्ड बॉडी है, और जो भी ये फैसले लेंगे इनके फैसले काफी ज्यादा बाध्य होते हैं। आप देख सकते हैं, इट्स ऑर्डर हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी इनका जो रिपोर्ट तैयार होता है तो ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया जाता है, लेकिन इसमें जो असेंबलीज हैं या फिर लोकसभा डिस्कशन ही कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पावर है। बाकी अगर फंक्शंस की बात करें तो बाउंड्री डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताया है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, सीट एलोकेशन फॉर SC ST, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है उनको पॉपुलेशन के आधार पर कितना सीट दिया जाए वो भी डिटरमाइन करते हैं ये। रीएडजस्टिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, अभी हमने चीख कर यही बताया है। वैसे तो बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ड ऑन लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस, बट मैंने आपको 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बता ही दिया है। उसके बाद देखिए रिकमेंडेशंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन मैटर्स, और उसके लिए ये ड्राफ्ट भी पेश करते हैं अपने रिपोर्ट के गैजेट ऑफ इंडिया स्टेट गैजेट्स में, और बाकी ओपिनियंस आता है उस हिसाब से फिर ये अपना पूरा फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं। देन जो डिसीजन लिया जाता है कमीशन का वो मेजोरिटी वोटिंग से ली जाती है, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है मेंबर्स के बीच में तो, है ना। बाकी अगर हम बात करें 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 की, तो मैंने आपको बताया था डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है। 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। कारण क्या था? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। यहां पर आप समझिए कि आपको पता होगा कि जो नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स हैं उन स्टेट में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। यूपी है, बिहार है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। वेस्ट बंगाल है, काफी ज्यादा। जबकि सदर्न स्टेट की बात करें, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, आंध्र, तो ये सब जो है ना अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किए, ठीक है। तो ऐसे में आप समझिए कि अगर लेटेस्ट सेंसस पर ये होता, डिलिमिटेशन होता, तो ये जो आपके नदर्न स्टेट्स हैं उनको ज्यादा सीट मिल जाती है ना, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीट्स का कंस्टिट्यूएंसी का वो तो पॉपुलेशन के आधार पर होगा। तो भाई जिस राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन उस राज्य में ज्यादा सीट, उस राज्य का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, उस राज्य या एरिया का ज्यादा कलेक्टिव वॉइस होगा। तो लोकसभा में पता चला कि कोई डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी लेना है, पॉलिसी पर एक्शन लेना है, तो साउथ इंडिया के वॉइस ही दबे रह जाए। उनके वॉइस को कौन सुनेगा? क्योंकि डिसीजन तो कंसेशन मेजोरिटी के आधार पर होता है ना। तो इसीलिए लिमिट लगाई गई थी कि भाई 2026 तक
डिलिमिटेशन नहीं किया जाएगा तब तक में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सदर्न स्टेट्स है ना, उनके ही रिक्वेस्ट पर किया गया था, क्योंकि आप बार बार देखते होंगे ना फाइनेंस कमीशन में भी कभी कभी ये मुद्दा उठ जाता है। ओके, तो ये है स्टेट विल गेट लेस सीट्स। ओके, तो कलेक्टिव वॉइस ऑफ सदर्न स्टेट विल गेट इम्पैक्टेड, ये बात है। बाकी अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में क्या कुछ अपनाया जाता है, तो देखिए यूएस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ सीट्स है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, यानी कि वहां की जो लोकसभा है वो फिक्स ही रहती है, 435 है 1913 से ही। लेकिन जो आपको स्टेट्स में सीट एलोकेट हुआ है, मतलब मान के चलिए कि हमारे देश में 543 लोकसभा सीट्स है ना भाई, तो स्टेट वाइज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूपी में ज्यादा शेयर होगा, बिहार में कुछ अलग शेयर होगा, उसके साथ साथ जो आपके वेस्ट बंगाल है सीट्स अलग होंगे, तो सब मिला के 540 है ना, 543 है। ओके, 543 पर इलेक्शन हुआ है, इससे 545 है। ओके, तो यूएस में क्या होता है कि जो आपका 435 सीट है ना, उसको 1913 से फिक्स रखा गया है। स्टेट वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एवरी ईयर्स, यानी कि बेस्ड ऑन कि कहीं पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है या फिर कहीं कम हुई है, तो एडजस्ट कर दिया जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे हमारे देश में जो करंट डिलिमिटेशन देखा जाता है, तो एक्चुअल तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो 545 है ना, वो 1971 के सेंसस पर ही है, लेकिन इंटरनल रीएडजस्टमेंट हुआ है पास्ट में। और जब हम बात करते हैं इंटरनल रीएडजस्टमेंट, यानी कि स्टेट के लेवल पर अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा था एक स्टेट में, तो कुछ एरिया को प्लस माइनस करके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये चीज है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यूएस में यही होता है कि जो आपका लोकसभा का सीट है वहां का वो लिमिटेड है, फिक्स्ड है, और बाकी स्टेट्स के बीच एडजस्टमेंट होते रहता है आफ्टर एवरी सेंसस थ्रू द मेथड ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन। ओके, बाकी यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत पर सीट्स को डिवाइड किए जाते हैं, और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो पॉपुलेशन का रेशियो है टू द नंबर ऑफ सीट्स वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होगी। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया मुद्दे को। अब हम चलते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है डिलिमिटेशन कमीशन का और चैलेंज क्या है। तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस को, तो एक तो सुप्रीम अथॉरिटी है जो डिलिमिटेशन डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और जो भी इनके फैसले होंगे दे आर अनचैलेंजेबल बाय लॉ और द कोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, फेयर रिप्रेजेंटेशन, एंड इट इंश्योर्स वन वोट वन वैल्यू एंड फेयर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। और जो भी रिजर्व सीट है वो उसको भी आइडेंटिफाई करने का काम ये डिलिमिटेशन कमीशन करते हैं, दैट गिव्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन टू दीज मार्जिनलाइज्ड और द वीकर सेक्शंस। उसके बाद चैलेंज क्या है, सदर्न स्टेट का कंसर्न मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद डिसइन्फ्रेंचमेंट एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो डिलिमिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर है, और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्टेट है ना, जो जीडीपी जीएसडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका कोई इंसेंटिव नहीं होता है। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। और फाइनेंस कमीशन में भी ये डिस्क्रिमिनेशन दिख जाता है, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंस में तो फाइनेंस कमीशन उनको शेयर ज़्यादा नहीं देती है, ठीक है, और जो लेस कंट्रीब्यूट करते हैं उनको शेयर ज़्यादा मिल जाता है। तो ये कंसर्न सदर्न स्टेट जरूर रेज करते हैं। बाकी अमेंडमेंट एंड पोस्टपोनमेंट की बात हमने कर ही दी है। डिलिमिटेशन आपका सस्पेंडेड है 2026 तक। ओके, बाकी क्रिटिसिज्म की बात करें डिलिमिटेशन कमीशन की, तो एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल बायसनेस दिख सकता है, यानी कि वैसे स्टेट जो फैमिली प्लानिंग प्रमोट करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, भाई उनके सीट जो है वो कम हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज मैंने बताया नहीं आपको, एक तो ये है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स के सीट बढ़ जाएंगे, लेकिन जो सदर्न स्टेट के सीट्स है ना वो घट जाएंगे, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है ना, तो ये बात आप समझिए। फिर आउटडेटेड सीट एलोकेशन, देन कॉन्स्टिट्यूशनल सीट लिमिट्स, देयर आर fewer seats available, so fewer representatives can effectively present larger population than unequal representation। तो क्यों है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, फिक्स्ड सीट है जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, बट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है,
तो ये पूरा हमने टॉपिक डिस्कस किया डिलिमिटेशन, और इसके साथ आपका पूरा इलेक्शन का मुद्दा यहाँ पर होता है समाप्त। तो आप समझिए सबसे लंबा चैप्टर अगर कोई था मेरे ख्याल से यही था, इलेक्शन से जुड़े मुद्दे, और क्वेश्चंस भी आते हैं तो इसी से ही आते हैं ज्यादातर। बाकी एक पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेट्स, वो सबसे तो आता ही है, लेकिन इससे ज्यादा ही आते हैं। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब आप समझिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास उतना ज्यादा टाइम है नहीं, और ये क्या चीज है ना, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है, बॉडीज की बात हम कर रहे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या फिर कुछ स्टेटूटरी बॉडीज हैं, जिन पर आप 10 मिनट 15 मिनट भी देंगे ना, तब भी आपका काम चल जाएगा। अब इसका अगर हम वीडियो बनाना शुरू करें, पढ़ाएं, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम खींच लेगा, और उतना आप समझ सकते हैं, उतना मैंने आपको कैपेबल बनाया है, क्षमता आपकी बढ़ाई है कि आप चीजों को समझ सकते हैं, और आप इन पॉइंट्स को पढ़कर खुद से अंडरस्टैंड करके आप अपना जो भी मेंस के लिए पॉइंट है वो जनरेट कर सकते हैं। इसका आप माइक्रो नोट्स बनाइए। वैसे मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा, मेरा माइक्रो नोट्स बना हुआ है समरी के फॉर्म में, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं या फिर इसे भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक से ज्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे आप देखिए सेंट्रल एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का फंक्शन है, चैलेंज क्या है, एम लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है ये। ठीक है, एक एक पेज का है, तो ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। तो अब हम चलेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव की तरफ। ओके, और ये आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ा मुश्किल वही था जो अभी हमने डिस्कस किया, और आप देख सकते हैं उसी को डिस्कस करने में 2 घंटे लग गए। सो नाउ वी विल बी मूविंग टू दिस चैप्टर, और थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हैं, और थोड़ा खाना वाना खा के आइए, पानी वानी पी के आइए, हम भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, देन वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ लेक्चर। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।